नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। टीआरई 4.0 की तैयारियां आप तेज कर दीजिए। मैं प्रीवियस ईयर के माध्यम से आपको ऐड कर रहा हूं और प्रीवियस ईयर के सभी सवालों को मैं कंप्लीट करा रहा हूं। यह पीवाईक्यू है टीआरई 1.0 का। शिफ्ट 1 मैंने आपको प्रॉपर कराया था। और ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट पीआरटी का सेशन है। पीआरटी वाले जितने सदस्य हैं सभी लोग प्रॉपर अपने सभी सोल्यूशंस को अच्छे से देखें। जूनियर की अलग से प्रिपरेशन और प्राइमरी की अलग से प्रिपरेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सभी लोग अपना पूरा फोकस अब बना लें। मैं भी अब आपकी तैयारियों में कोई कमी कंप्रोमाइज़ नहीं रखूंगा, अच्छे से प्रिपरेशन आपकी डन कराऊंगा। सभी लोग तेजी के साथ जुड़े और पहले सवाल से अपनी प्लानिंग स्पष्ट करना शुरू करें। देखिए क्या सवाल है। इंडिसेस का इस तरह का सवाल आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इस पर अपना फोकस बनाइए, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सवाल है 4 की पावर -1 है, देख रहे हैं आप लोग। +8 की पावर -1 है, यहाँ पर भी देख रहे हैं। यह ब्रेकेट में वैल्यू है, इसमें भाग लगा है। और यह वैल्यू है 1/3/2 की पावर -2 है। करेक्ट है। सोल्यूशन को बहुत क्लियरली समझना है, तभी उत्तर देना है। मैं आपको स्पष्ट करता हूं कैसे इसका आंसर किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे 4 की पावर- से आप इसे 1/4 लिख सकते हैं, इसे आप 1/8 लिख सकते हैं, या अलग ब्रेकेट की वैल्यू है। इधर चले आइए, भाग लगा है। यहाँ पर 3/2 की पावर -2 है, हम सब जानते हैं। जैसे अगर कभी ऐसी वैल्यू हो a/b की पावर अगर -n है, तो आप इसको लिख सकते हैं b/a की पावर n। ये पॉजिटिव हो जाएगा, दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पर यह वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, एक तो रहने दीजिए ऊपर, अभी नीचे वाला काम करिए। यह 2/3 की पावर 2 हो जाएगी। मतलब आप समझ गए हैं, 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 की पावर 2 होगी, और एक से अगर भाग होगा तो ऊपर ही चला जाएगा। पहले इसको भी जोड़ते रहिए, तब तक जोड़िए। तो यहाँ पर दो तरीके से जोड़ सकते हैं आप। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हर बराबर कर सकते हैं, या ऐसे सीधा सीधा एलसीएम ले लीजिए। 8 है, 4 दूना 8 है, +1 है, तो कुल मिला के 3/8 होगा। डिवीजन करना है। अब यह आपको पता ही है कि जैसे रेसिप्रोकल होगा तो 3 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, अर्थात 9 हो जाएगा। भाग में अगर देखा जाए, इसका अगर सोल्यूशन हम यहाँ पर प्लान करके लिख कर दिखाएं तो यह 9/4 होगा। बटे भाग है 9/4 का, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे पता है, 3/8 लिखेंगे, गुणे 4/9 लिखेंगे ना। तो 4 दूना 8 होता है, और 3 1 के 3, 3 तिया 9 होता है। यह 1/6 होने वाला है, और ये इसके सोल्यूशन को आप लोग ऑप्शन नंबर ए से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पहला सवाल आपका हल होता है ऑप्शन नंबर ए, 1/6 करेक्ट आंसर इस सवाल का बनकर आ रहा है। क्लियरली नोट करते चलिए। अगले सवाल पर आइए। देखिए रेशियो का सिंपल सवाल है, लेकिन फिर भी अब प्राइमरी की प्रिपरेशन के लिए हिसाब से तो बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। a/b का अनुपात दिया है 1/2 3/8। b/c दिया है c/d। अक्सर क्लास में ऐसा कराया जाता है। ABCD का सोल्यूशन है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा, देखिएगा अगर मैं a/b की बात करूँ, a/b जो लिखा है आप देखिए कितना है, 1/2 है, अनुपात 1/3/8 है। ठीक है। इसी प्रकार अच्छा इसको हम प्लान कर दें। देखिए हम ऐसे करते हैं जब कराते हैं, 2 1 के 2, 2 4 के 8 है। 4 इधर जाएगा तो यह 4 अनुपात 3 हो जाएगा, 4 अनुपात 3। इसी प्रकार से अगर हम b/c की बात करें, b/c, यह 1/3 है, अनुपात कितना है बताएं, 5/9 है। 3 1 के 3 है, 3 तिया 9 है। ये आपके सामने कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 5 हो जाएगा। c/d देखिए कितना है, यह 5/6 है, अनुपात कितना है, 3/4 है। 2 दूना 4 है, 2 तिया 6 है। ये आपका उधर जाएगा, 10 अनुपात 9 हो जाएगा। ये अब प्रॉपर रिलेशंस बन गए। अब अगर मुझे इस तरह के सवाल मिलें तो जैसे हमें 4 पदों के बीच रिलेशन करना, देखिए आपको मैं बताता हूँ। ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी लिखिए। जैसे रेशियोज बनाया उसी प्रकार से बना लीजिए। कैसे बनाया जाएगा देखिएगा। ए बी में 4 3 का रेशियो है, लिख दिया मैंने। बी सी में 3 5 का रेशियो है, लिख दिया मैंने। ठीक है। और सी डी में 10 9 का रेशियो लिख दिया मैंने। अब आपको जैसे अगर इसको एक साथ अलाइन करना है तो बॉक्स को भरना पड़ता है। जैसे 4 है 3 है, 3 करो 3 करो, करेक्ट है। 3 है 5, इधर 3 बढ़ा दीजिए, इधर 5 बढ़ा दीजिए। ये सिस्टम होता है करने का, मैं आपको बता दूं अगर आप समझ पा रहे हैं। 9 है 10 है, फिर 10 लिखिए, फिर 10 लिखिए। अब देखिए ऐसे 3 डिब्बों में ऐसे चीज़ें बटी है ना, ऐसे बांट दीजिए। आपको चाहे तो अब ऐसे बांट दीजिए, कोई ऐसे फिलहाल ज़रूरत नहीं इतना तामझाम करिए। लेकिन हम जैसे कर रहे हैं इसका कुछ काफ़ी बेनिफिट तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। कुछ कट सकता है तो काट दीजिए। जैसे मुझे 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और भी कुछ कटता नजर आए तो बिल्कुल काटने का प्रयास करिए। हालांकि मुझे कुछ कटता इस तरह से देख लीजिए, कुछ कट जाए तो बिल्कुल काटने की कोशिश करिए, जिससे ख़त्म हो जाए चीज़ें, आसान हो जाए प्रोसेस। जैसे 5 1 के 5 है, 5 दूना 10 है। ठीक है, 5 दूना 10 है, ये भी समझ में आ रही बातें। और 5 दूना 10 है, ये समझ में आया। 4 दूना कितना होगा बताएं, 8 है। 3 दूना 6 है, और यहाँ पर सिंपली 10 है, और यहाँ पर 9 है। आप समझ गए होंगे 8 6 10 9, 8 6 10 9, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही उत्तर आपके सामने है। हम ऑप्शन से भी इसको वेरीफाई कर सकते थे। कैसे, जैसे देखिए पहले और दूसरे में 4 3 का रिलेशन है। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4 3 का हो गया।
दूसरे और तीसरे में 3 5 का, 2 3 6, 2 पंचे 10, 3 5 का हो गया। और 10 9 देखिए यहाँ पर ऑलरेडी है, हम ऑप्शन से भी इसको वेरीफाई कर सकते थे। इसका उत्तर आपके सामने है। बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीका। इस तरह के सवालों पर अपना फोकस बनाइए। और इससे एक चीज़ और निर्धारित होता है, आप उसको दिमाग में रखिएगा कि जब भी कभी, जैसे देखिए ऐसे सवालों को हम पढ़ लेने से कॉन्फिडेंस आता है कि ऐसे पैटर्न और पढ़ने हैं, ऐसी प्रिपरेशन और करनी है, जिससे कि यहाँ पर हमेशा सियोरिटी आपको रहे। अगले सवाल पर चलिए। सवाल क्या कहता है? सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिन और 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर के काम पूरा किया, 5,600 रुपये पारिश्रमिकी के तौर पर कमाया। उनके हिस्से हैं क्रमशः कितने? सुनिए, ये बहुत सिंपल ही बात होती है। जैसे आपको ऐसे समझना है, जब कभी कोई 2 पर्सन मिलकर कोई काम करे और कुछ इकट्ठा पैसे लें, तो उस पैसे का बंटवारा हमेशा उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। क्षमता मतलब एकांक समय, यूनिट समय में किया गया कार्य है। जैसे अगर 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, इनके द्वारा अगर कार्य को, एक ही काम करना है ना, जैसे कोई दो गाड़ियां एक ही दूरी तय करें, अब उनके समय और उनकी चालें एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चाल ही क्षमता है। हम कोई काम करते हैं, कितना समय लेते हैं, समय है। कितने यूनिट समय में कितना काम करते हैं, हमारी क्षमता है। यहाँ पर एक टाइम है। टाइम देखिए कितना दिया है। ए ने काम पूरा किया कितने दिन में, कहा है 11 दिन में, और बी ने पूरा किया 17 दिन में। ये टाइम हो गई। और यहाँ से उनकी क्षमता की बात करिए। क्षमता हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 17:11 हो जाएगा। जो कम समय ले रहा था ज़्यादा काम किया, जो ज़्यादा समय ले रहा था कम। इसी क्षमता में उस पैसे का बंटवारा करिए। 17 और 11 मिलकर 28 होगा। 28 का मान 5600 दिया है, एक का मान 200 होगा। और यहाँ से 17 दूना 3400, ठीक है, और 11 दूना 2200, 3400 और 2200 इसका राइट सोल्यूशन है। इस सवाल के लिए हम लोग देख सकते हैं दोनों को जो पैसे मिले हैं 3400 और 2200, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग ऑप्शन इसका सही उत्तर देख पा रहे हैं। करेक्ट आंसर है। सभी लोग क्लियर करिए और कंफर्म करते चलिए कमेंट से। वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक करते चलिए, अपने सुझाव और कमेंट भी जरूर देते चलिए, जिससे कि एक क्लियरिटी बनी रहे। ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40% है। सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए इसमें भी तुलना ही है, यहाँ पर भी लिखते हैं। देखिए इसमें कौन किससे कनेक्टेड है, कौन बीच में है, कौन सबसे कनेक्टेड है। ए जो है बी से भी कनेक्टेड है और सी से भी कनेक्टेड है। ए को मैंने पकड़ करके बीच में रख दिया क्योंकि ए का वजन बी के वजन का 25% है। 25 को 1/4 1/4 कहते हैं। यहाँ पर पहले इन दोनों व्यक्तियों को ज्वाइन कर दीजिए। इधर को बी पकड़ा दिया, इधर को सी सेट कर दिया। अब ए क्योंकि बी का 25% है, तो इसका मतलब बी अगर 4 होगा, ए केवल 1 ही होगा, क्योंकि ए का वजन बी के वजन का 25% है ना। तो बी अगर 4 होगा तो ए केवल 1 ही है। जबकि कह रहा सी के वजन का 40% है, तो 40% का मतलब 2/5। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये कैसे लिखा जा रहा है? परसेंट को भिन्न में लाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। जब भाग करेंगे 25 को 100 से तो 1/4 होगा कटने पर, और ऐसे 40 को भी 100 से भाग करने पर 20 दूना 40, 20 पंचे 100 होगा। कह रहा ए का वजन बी का 25% है, ये तुलना मैंने कर दी, देख पा रहे हैं आप लोग। अब कह रहा सी के वजन का 40% है, तो इस तुलना को भी आप लोग डन करें। 40 का मतलब ये 5 होगा, तो भैया कितना होगा? जैसे अभी हम लोगों ने किया था तीनों को एक साथ सेट करने के लिए, सेम प्रोसेस। बॉक्सेस को भरिए, 4 1 4 करिए, 5 2 2 करिए, तो इससे क्या बनेगा? 4 दूना 8 बनेगा, ये 2 होगा और ये 5 होगा। इस प्रकार से इन तीनों के संबंध हमको कन्फर्म हुए। अब सवाल क्या कहता है कि सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? सी के वजन का, सी का वजन देखिए कितना है, यहाँ पर 5 है, और बी का वजन कितना है? 8 है। तो कह रहा है सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। तो यहाँ पर ये बहुत समझने की जरूरत है, समझ रहे हैं? अगर इसको आप क्लियर कर पाए, सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, हम इसका कितना प्रतिशत करें कि 8 के बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम 8 को क्या करेंगे? गुणा 100 बटे कितना करेंगे आप? 5 करिए, 5 भी सामने 100 करिए, 20 अट्ठे 160। इसका मतलब अगर मैं इसका 160% करता हूँ, तब जा करके यहाँ पर सी के वजन के बराबर। सी के वजन का कितना प्रतिशत? अब सी का वजन करिए, देखिए 5 गुणे 160 बटे 100 करिए, समझ रहे हैं? ये देखिए शून्य खत्म, 5 दूना 10। यहाँ पर ऐसे अगर हम करते हैं इसको, कितना होता है? 5 किया गुणे 100 किया, गुणे 160 किया, बटा कितना किया? 100 किया। देखिए 0 हुआ, 5 दूना 10, 2 अट्ठे 16 होता, 8 के बराबर हुआ कि नहीं? इसका मतलब इसका राइट सोल्यूशन कितना होगा? 160 होगा। बहुत लोग इसको गलत भी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं लगा देंगे। लेकिन अगर आप समझदारी से चीज़ों को हल किए हैं, प्रतिशत की कंपैरिजन को और रेशियो समझते हैं प्रॉपर, तो ऐसे में कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। या कंफर्म कर लीजिएगा। कोई अगर डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। अगला सवाल देखिएगा। तांबे के एक गोले का व्यास, तांबे का एक गोला है 6 सेंटीमीटर है,
ठीक है, गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। इस यदि तार की लंबाई 36 मीटर है तो इसकी त्रिज्या, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसा ही इसका जो पहला सिप था उसमें भी पूछा गया था। ये था गोला, गोला मतलब स्फीयर। इसकी रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, सॉरी व्यास दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 ना, 3 सेंटीमीटर। इसी को ऐसे तार में कन्वर्ट किया गया, तार मतलब बेलन, तार मतलब बेलनाकार आकृति, समझ रहे हैं, ये सेंटर है इसका, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यही इसकी क्या है, लेंथ है। एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के तार में खींचा गया। तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, ये 36 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। इसकी रेडियस हमसे पूछ रहा है, रेडियस कितनी हो जाएगी। दरअसल जब भी कभी कोई धातु की वस्तु को आप पिघलाकर गलाकर पीट कर नई वस्तु बनाते हैं तो हमेशा उनके वॉल्यूम इक्वल होते हैं। यह वॉल्यूम इस वॉल्यूम के इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा बताएं, 4/3 है, पाई आर क्यूब है, 3 का क्यूब कर दीजिए, करेक्ट है, बराबर यह कितना होगा, पाई आर की जगह पर कितना पुट करें, सिंपली आर पुट कर दें, इंटू एच मतलब 36 कर दें, पाई पाई से गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखिए 4/3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे हमने प्रेजेंट किया। यहाँ पर आर स्क्वायर करिए और ये 36 से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आइए सोल्यूशन पे आते हैं। 3 तिया 9 है, 9 चौके 36 है, इसको हमने खत्म किया, 3 3 से खत्म हो गया, ये भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप ये भी समझ जाइए कि 4 4 से भी खत्म हो जाएगा। कुल मिला के आर स्क्वायर बराबर आप 1 कर दो, तो आर का मान केवल एक ही होगा, वर्गमूल करने से एक ही आएगा। यहाँ पर एक जो आया ये क्या है बताइए, यहाँ पर एक क्या है, इसकी रेडियस है। अब यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर दिया, 1.5 दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। एक बार सभी लोग फिर से कैलकुलेशन को देख लीजिए, हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई हो। मैंने क्या किया, 4/3 पाई, क्योंकि इसकी देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर व्यास था तो 3 सेंटीमीटर रेडियस थी, 4/3 पाई, 3 का क्यूब 27 होता है, सब जानते हैं, यही इसका वॉल्यूम होता है। इसका पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, और हमने देखा कि यहाँ पर 36 सेंटीमीटर की लंबाई थी, पाई आर स्क्वायर कर दिया इंटू एच कर दिया 36। अब आप देखिए कुछ खत्म हो, जैसे इससे खत्म, 9 चौके 36 से कैंसिल ही हो जाएगा। आर का मान हमारी तरफ से 1 है, अगर आपको कुछ और लग रहा हो तो बताएं। इस हिसाब से हम लोग उत्तर कितना बताएंगे, बोलिए, ई ऑप्शन, क्योंकि इसमें कोई आंसर हमारे से मैच नहीं कर रहा है। हाँ, अगर यहीं पर व्यास पूछा होता तार का, तार की लंबाई दिया था, व्यास पूछता तो व्यास आपका डबल हो जाता, 2 हो जाता। फिलहाल इस समय उत्तर हम लोग 1 लगा रहे हैं और करेक्ट आंसर आप लोग के सामने। अगर आपको चेंज लगता है, डिफरेंट लगता है तो प्लीज़ बताइएगा, उसके आधार पर हम सोल्यूशन आपको फिर से प्रोवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन किसी के मन में ना रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, दो सर्कल हैं, एक दूसरे को इंटरनली स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग दिया है 116 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है स्क्वायर, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्याएं हमसे पूछ रखा है। आंतरिक रूप से स्पर्श करने का सिस्टम देखिए क्या है, जैसे सर्कल है, ठीक है, और इसी के अंदर एक सर्कल और ऐसे बना है, ऐसे स्पर्श भी कर लिया है। ए इसका सेंटर होगा और यहीं पर कहीं उसका सेंटर होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कई चीज़ें हमारे सामने हैं, जैसे ए है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है और इसकी रेडियस ऐसे कर देते हैं कैपिटल आर है। इस तरह से बातें हैं और ऐसे प्रेजेंटेड है। उनके क्षेत्रफलों का योग जैसे हम लिख सकते हैं क्या, पाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 116 पाई है। चलिए इतनी बातें सही है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, जैसे ए लेंथ आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ए है बेसिकली आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आपको दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ए दिया है। वृत्तों की त्रिज्याएं हमसे आर और आर की वैल्यू पूछ रहा है। आइए देखिए हम ट्राई करते हैं। देखिए ऑप्शन से भी कुछ सोचा जा सकता है। यहाँ से देखिए जैसे हम कहते हैं पाई पाई से खत्म हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना बताएं, 116, और अपने पास आर माइनस आर कितना दिया है, 6। अगर हम अलजेब्रा अप्लाई करें, इनके दोनों पक्षों का वर्ग करें तो हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, या हम सीधा सीधा देखिए हम ऐसे कर दें, आर प्लस आर का होल, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करिए, देखिए कैसे लगेगा, क्या, आर प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4ab, प्लस 4ab यही होगा, सही ना। या 4ab क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फार्मूले की हैबिट है 4r इंटू आर, सही है। जैसे हमने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो फिलहाल a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। उसी प्रकार से अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको डिक्लेयर करना है तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यही हम कर रहे हैं। हालांकि हम चाहें तो ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, ऑप्शन से जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे ही हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो r प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, r माइनस आर आपका 36 ही हो गया,
भाई 6 का वर्ग प्लस 4 गुणे इसका 116 कर दीजिए। भाई आर इंटू आर, देखिए हमारे पास आर इंटू आर तो है नहीं, मतलब आर इंटू आर तो है नहीं, हम उसको भी देखिए यहाँ से कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं, समझिएगा। दरअसल हम जो आपको दोनों पक्षों का वर्ग कह रहे थे, क्या लिखा जाता, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। भाई यहाँ पर हम लोग आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर इंटू आर बराबर कितना हो जाता, 36। इसकी वैल्यू हम निकालते, इसकी वैल्यू हमको दिया है कितना, 116। 116 जा करके उधर घटेगा, माइनस 116, ये 6 हुआ है, 11 से 3 80 हो जाता, 80 होता, लेकिन ये माइनस में खत्म ही हो जाता। तो आर इंटू आर आपका कितना हो जाता बताएं, 40। तो 40, चार चार चौके 16, 160 इसको कर दीजिए, ठीक है, इसको 160 कर दीजिए। तो इस हिसाब से अगर 160 इसको हमने प्रेजेंट कर दिया, कैसे बोलिए, आर इंटू आर अपने पास कितना है 40, 40 गुणे 4 कर दे 160 हो गया। तो यहाँ से अब इसका वर्गमूल आपको करना होगा अगर इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आर प्लस आर आपके पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट 196, 196 हो गया, देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। 196 क्योंकि 60 में 30 90 96, तो आर प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई, इससे थोड़ा अल्जेब्रिक नॉलेज आपको हो जाएगा ना, ये 14 है 14। आर माइनस आर ऑलरेडी आपके पास है, कितना है 6 है, जैसे आर प्लस आर आपके पास आ गया 14, आर माइनस आर आपके पास है, आपका कितना है बोलिए, आपके पास 6 था ऑलरेडी। एक बार दोनों को 2 से जोड़कर 2 से भाग करें, जोड़िए 14 6 20/2 करिए 10 आएगा, और घटा के 2 से भाग करिए, 14 में से 6 निकला 8 और 4 हो जाएगा। तो 10 और 4 देखिए बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। हम इसको बोरल भी कर सकते थे, कैसे सुनिएगा, त्रिज्याएं वो देखिए जिनके बीच का डिफरेंस 6 हो, समझ रहे हैं, जैसे इन दोनों का भी डिफरेंस 6 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 6 है, और इनका भी डिफरेंस 6 है, ऐसे तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। बट जिनके क्षेत्रफलों का योग 116 हो, 16 का वर्ग, अब देखो पाई को तो हमें लेना ही पड़ेगा, जैसे अगर हम त्रिज्या मानेंगे इसको, तो 16 16 में 256 होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। 10 का वर्ग 100 होगा, और 4 का वर्ग 16 होगा, तो 116 पाई तो हो रहा है ना। तो हम इतना जो तामझाम किए ये आपको केवल इसलिए समझाने के लिए, क्योंकि अल्जेब्रिक सवाल भी ऐसे मिलते हैं, बाकी उत्तर तो ऐसे ही बरबल आ जाता। इतना हमें ज़रूरत क्या थी बोलिए, हमने देखा ना यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, जुड़कर 14 आ रहा है, जुड़ने की बात ही नहीं करनी है अपने को, डायरेक्ट करना था 100 का 10 का वर्ग 100, 4 का वर्ग 16, पाई तो लगेगा ही कॉमन, तो 116 पाई तो ऐसे ही हो रहा है। तो 7वें सवाल का राइट सोल्यूशन आप देख पा रहे हैं, और आशा करता हूँ सबको समझ में भी आया होगा। एक बार जरूर हमें कंफर्म कर दीजिएगा, ऐसे तामझाम इतना देता है, लेकिन क्लियरिटी आपको ऐसे ही करनी है जैसे मैंने आपको बताया। एक ट्रेन है जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा के लिए, एक ट्रेन है जो 600 किलोमीटर की यात्रा, 600 किलोमीटर की यात्रा है, धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। मतलब अगर उसको चलना है, वो बड़ी तेज, मतलब तेज ट्रेन है, और जो धीमी वाली ट्रेन है उससे 3 घंटे कम लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, तो दोनों ट्रेनों की गति हमसे पूछ रहा है कितनी है। अब इसको भी ऑप्शन से जा सकते हैं लेकर के, लेकिन हम आपको ऐसे भी समझाते हैं। देखिए 2 ट्रेनें हैं, आप समझ के चलिएगा, 2 ट्रेनें हैं, ट्रेन 1 है, ट्रेन 2 है। अब दोनों की गतियां कंफर्म नहीं है, दोनों की गतियां कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बताया कि जैसे अगर देखिए सवाल पर चलना चाहिए, सवाल क्या डिमांड कर रहा है, सवाल जैसे चालें पूछ रहा है। इसने कहा तेज ट्रेन की गति से, मतलब दोनों की एक तरह से चालों में अंतर हमको दिया है, और एक प्रकार से समयों में अंतर दिया है। ऐसे हम चालें भी निकाल सकते हैं, और दूरियां जैसे इसमें बेसिकली दे रखा है, हमको चालें भी पता चल जाएगी और सब कुछ कन्फर्म हो जाएगा। हम एक स्टेटमेंट का उपयोग अगर करें, तो स्टेटमेंट ये है कि जैसे 600 किलोमीटर की दूरी है, पहली ट्रेन की गति मान लो, जैसे बर्बल कोई करना चाहे तब की बात मैं कर रहा हूँ, अन्यथा मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। 600 किलोमीटर की दूरी है, पहले ट्रेन की गति अगर मान लो S1 हो, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 10, S1 से 10 निकल जाएगी। मतलब अगर हम तेज वाले की गति को यस मान लें, ऐसे देखिए अगर हम एकदम ऐसे करते हैं, जैसे पहली ट्रेन क्या करी, 600 किलोमीटर तय करना था, ठीक है, उसकी गति को हमने यस मान लिया, तो यहाँ पर कितने घंटा, मतलब 600 बटे क्या हो गया, यस उसकी टाइमिंग हो गई, ये T1 हो गया, टी हो गया बेसिकली। ये ट्रेनें हैं, T1 T2 नहीं, ध्यान रखिएगा, चाल ट्रेन है, रेलगाड़ियां हैं दोनों। दूसरी ट्रेन ने क्या किया, जिसकी गति इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, तो हमने यस -10 कर दिया। अब हुआ क्या, 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए 3 घंटे कम किसने कम लिया होगा, इसने, ठीक है, इसने कम लिया होगा, ध्यान रखिएगा। तो इससे इसको घटाना था, ये समझिएगा, जिसकी गति कम थी वो ज़्यादा समय लेगी, तो नियम के हिसाब से 600 बटे यस -10 और डिवाइड -600 बटे यस बराबर आपको कितना करना था, 3। यहाँ से हमको यस अगर पता ही चल गया तो हम आराम से कर सकते हैं। मैं इसके कई मेथड डिफाइन कर सकता हूँ। एक तो हमारे दिमाग में चल रहा है मैं कुछ क्यों करूँ, मैं ऑप्शन से जाऊँ सीधा सीधा, हमें क्या फ़ायदा इतना तामझाम करने की। भाई यहाँ से अगर 600 कॉमन कर लो आप, देखो ऐसे इतना एक्चुअली बन जाएगा, लेकिन बहुत ही अजीब स्टेटमेंट। देखिए यस -10 करिए, माइनस यहाँ पे 1/s करिए, बराबर यहाँ पर 3 होगा, ये जाएगा इधर, ठीक है,
इधर जाएगा 3 ये बटा 600 होगा, तो 3 एक के 3 होता, 3 ये 200 हो गया। अब ऐसे हल करें, यस माइनस यस प्लस 10 डिवाइड बाई यस इंटू यस माइनस 10, क्या ही फायदा है बताइए आप लोग। 1/200 ऐसे करने की हमें ज़रूरत नहीं है। एक तो हम पहले ऑप्शंस चलते, फिर एक तरीका जो हम लोगों ने पढ़ा होगा, कभी हमने इस पर भी वीडियो किया है, कि जब कभी कोई ट्रेन समान दूरी को, या बत्ती कार जो भी हो, समान दूरी को तय करे और अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करें, तो उसे समय भी कम या ज़्यादा लगता है। ऐसे में उनके द्वारा तय की गई दूरी दोनों की चालों का गुणनफल बटा चालों की अंतर गुणे समयों के अंतर के बराबर होती है, या उनकी चालों का अनुपात बनाया जाता है। हालांकि चालों का अनुपात आप डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर चालों का अंतर समयों के अंतर से हम डिफाइन कर लें, कंपेयर कर लें, वैसे भी आंसर आ जाता है। देखिए पहले तो आप देखो 50-40, 30-20, 40-30 इससे डिफाइन नहीं कर सकते थे। सब में देखिए अंतर 10-10 का है। 600 की दूरी है, थोड़ा इसको 600 को 50 से भाग करिए, 12 घंटे लगे। और इससे अगर करिए 40 से, 40 देखिए 600/40 कर दीजिए, 15 लगे, तो सही तो है। 3 घंटा देखो इसको ज़्यादा लग रहा हो तो गया, यही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए बाकी से चेक करिए, 30 से भाग करिए 20 घंटे लगेंगे, 20 से ये बिल्कुल नहीं होगा, 40 से भाग करिए 15, और 30 से भाग करिए, ये खत्म, पहला ऑप्शन डन हो गया। और जो मैं अभी एक फार्मूला बता रहा था उसको भी समझ लीजिए। जब कम या ज़्यादा, मतलब ऐसे में क्या होता है, तय उनके द्वारा तय की गई दूरी, दूरी कितनी है 600 बटे दोनों की चालों का गुणनफल। अब चालें क्या है, S1 इंटू S2, S1 इंटू S2, ठीक है। अब चालें भाई, एक की यस है, दूसरे की यस इंटू 10 है, यस प्लस 10 है, समझ, यस माइनस 10 है, डिवाइड बाई 10 कर दीजिए। यहाँ से ऐसे देखिए हम सोच सकते हैं कैसे, यस कर दें इंटू यस माइनस 10 कर दें, समझ रहे हैं। डिवाइड बाई समयों का अंतर कितना है, क्या नाम है, चालों में, जिस पहले चालों का गुणनफल किया, चालों का अंतर कितना है 10 है, गुणे समयों का अंतर 3 है। ऐसे हम लोग रख करके आंसर देखिए वहीं से जा सकते हैं लेकर के। 3 से इसको डिवाइड कर दे 200 हो गया, 200 को 10 से गुणा कर दें 2000 हो गया, 2000 बराबर यस इंटू यस माइनस 10 हो गया। समझ रहे हैं कौन सी चाल यहाँ इसके साथ सेट होगी। अगर इसको 50 कर दें, इसको 40 कर दें, तो 2000 आएगा कि नहीं आएगा, कौन आ रहा है, ए ऑप्शन से। तो बहुत तरीके हैं ऐसे इसको सॉल्व करने की, हम इसकी डिटेल क्लास लेकर के आपको कंफर्म और करेंगे। हालांकि बहुत चीज़ें कंफर्म हो गई होगी आप लोगों को। चाल बराबर सब जानते हैं ना, नहीं तो इतना बता देने के बाद पता चले ना जानते हो। चाल बराबर दूरी बटा समय। आपको टॉपिक पढ़ने से, सवालों को हल करने से एहसास हो जाएगा कि हमें इस टॉपिक को इनिशियली पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये खुद आप रिकॉग्नाइज करोगे और खुद हमें कमेंट करके बताओगे। देखिए जैसे अभी पीछे का अलजेब्रा हमने किया, उसी प्रकार देखिए एक और अलजेब्रिक सवाल आपके सामने आया है। अगर इस पर अगर हमने नहीं एनालिसिस करी है तो इसका भी उत्तर हमें कंफ्यूज करेगा, हम लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। आइए सवाल को पढ़ा जाए। 1/x प्लस 1/y बराबर 8 है, 1/y प्लस 1/z बराबर 12 है, 1/z प्लस 1/x बराबर 10 है। तीन अलग अलग कंडीशन में दो पेयर एक्स वाई के हमें अलग अलग वैल्यूज देते जा रहे हैं। ये एक्स की वैल्यू पूछा क्या होगा, कितने लोग कंफर्टेबल हैं इसको करने में, और नहीं है तो आइए सोल्यूशन समझिए। हमारे पास तीन समीकरण हैं, इनको देखिए, इनको देखिए, इनको देखिए। तीनों को आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को अलग अलग हिस्सा मान करके जोड़िए। जोड़िए कैसे, देखिए 1/x प्लस 1/y, ठीक है, सबका लेफ्ट हैंड एक तरफ कर दीजिए। 1/y प्लस 1/z प्लस 1/z प्लस 1/x बराबर सब नंबर जोड़िए। 12 8 20 10 30 जुड़ करके कितना 30। सुनिए सारी वैल्यू दो दो बार है, तो 2/x होगा, 2/y होगा, 2/2 में कॉमन कर दूं, 1/x होगा, 1/y होगा, 1/z होगा। समझ रहे हैं, बराबर यहाँ पर 30 है, देख पा रहे हैं आप लोग, 2 से इसको चाहे तो कैंसिल कर दे 15। अब इससे देखिए क्या क्लियरिटी आ रही है, समझिएगा। हम यहाँ से XYZ एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया हम लोगों ने XYZ। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप यहीं से समझ लें कि सारी वैल्यू, जैसे अगर हम लोग XYZ हमने कॉमन कर लिया, एलसीएम कर लिया, तो ये कितना होगा, x घटेगा तो y प्लस जेड, वाई इंटू जेड हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर y हमने कॉमन कर लिया, क्योंकि अपने को देखो XY का मान निकालना है, करेक्ट है ना, XY का मान निकालना है, उसी आधार पर हम लोग चलते हैं, या फिर हमें ऐसे ज़रूरत ही क्या है। मैं आपको सीधा बता दूँ, आपको जब इतना पता चल गया कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना भैया, 2 से भाग किया था 15 आया था। अपने को ये बताओ 1/y प्लस 1/z की वैल्यू पता है कि नहीं है, 12। हम इसको अलग कर लेते हैं, 1/x प्लस इसको 1/12 कर दें, बराबर आपका 15 है। दिख पा रहा है सबको, यस, इसकी वैल्यू 15 है। यहाँ पर एक चीज़ तो सबको क्लियर हो गई, इसकी वैल्यू सॉरी 1/12 नहीं भाई, ये 12 है, ठीक है। अभी तो सब बहुत ज़्यादा कल्याण, 12 घटेगा 1/x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर उल्टा कर दीजिए 1/3। तो x की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1/3। बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा।
इजीली कर सकते हैं। ऐसे एक्स का मान पूछ सकता था, सॉरी एक्स का पूछा ही था, वाई का पूछ सकता था, जेड का पूछ सकता था। जैसे अगर वाई का पूछता तो आपको कहाँ जाना पड़ता पता है, जेड एक्स में, इसकी वैल्यू 10 घटाते 15 से और उसकी वैल्यू 1/5 हो जाती। तो ऐसे हम लोग को ट्राई करना चाहिए और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज में से 50% की वृद्धि होती है। इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्षों में, देखिए ध्यान से, बहुत सही सवाल है और कंफ्यूज करेगा लोगों को। 5 वर्षों में ब्याज बढ़ता है 50% और साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है। अगर 5 वर्ष में 50%, तो भैया जो दर है वार्षिक कितनी होगी पता है, वार्षिक होगी 10%। 50/5 कर दो, 10% वार्षिक दर रहेगी। क्या रहेगी, 10% वार्षिक दर रहेगी। इतनी बातें क्लियर है। 10% को हम भिन्न में 1/10 कहते हैं और प्रिंसिपल और अमाउंट का इवेल्युएशन करते हैं। इसको प्रिंसिपल बोला, इसको अमाउंट बोला। कहा कि 10 से 1 जोड़कर 11 होगा, 10 से 1 जोड़कर 11 होगा, 10 से 1 जोड़कर 11 होगा। 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अगर आप इसको समझिए तो यह प्रिंसिपल है, ठीक है, 1,000, और इसको समझिए 1331 क्या है, यह अमाउंट है। इस हिसाब से अगर हम ब्याज की बात करें तो बोलिए कितना है, 331, यही ब्याज है। अब आपको जो प्रिंसिपल दिया है यहाँ से 1,000 है और रियल्टी में कितना दिया है, बोलिए 12,000 है। रियल्टी में 12,000 है। एक बराबर कितना होगा, 12 होगा। और यही ब्याज है 331। 331 का मान निकालिए। 12 1 के 12 की 2 हासिल 1 हुआ, 12 3 36, 1 37 के साथ हासिल 3 हुआ, 12 3 36, 3 कितना होता है 39। 3,972 कहीं पर है, बिल्कुल है। पहले ही ऑप्शन में यही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो आपके लिए एकदम राइट सोल्यूशन बन जाएगा। सही है ना। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, फार्मूला भी लगाने की नीड नहीं है। बस ध्यान वहाँ सबसे मुख्य होता है, वो तो अगर आपने सेट किया तो दिक्कत नहीं आएगी। एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5% छात्राएं थी। छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.5% सफल होते हैं। 342 छात्राएं असफल होती हैं। असफल छात्रों की संख्या हमको बतानी। आई ट्राई करते, बहुत बढ़िया सवाल है। कुछ बातें थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको दिक्कत आएगी। देखिए 37.5, 37.5 का मतलब आप इसको लिख सकते हैं 37, बेसिकली ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा भिन्न में बना दिया ना, इसीलिए डाउट आप लोग को थोड़ा सा मिलेगा, और कोई ऐसी बात नहीं। ये जो 37.5 है, ये अगर आपको भिन्न में कंफर्म हो जाए कि एक्चुअली भिन्न कितना होगा, तो ये बहुत ही क्लियर सवाल आपका आंसर दे देगा। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन ऐसे भी लेकर चलिए तो इतना बड़ा इशू नहीं कि आपको सवाल नहीं मिलेगा। कहिए तो मैं करके दिखाऊं। जैसे अगर दशमलव, मैं एक बार पहले दशमलव में करके दे देता हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि नहीं आंसर आएगा। हमने कहा जैसे अगर 100 थे, करेक्ट है, 100 में कह रहा है कुल अभ्यर्थियों का साढ़े, जो गर्ल्स थी वो 37.5% थी, 37.5। अब जो बॉयज थे वो 62.5 हो जाएंगे ना, उसी का तो होता है। एक भिन्न बना लीजिए, दोनों सेट हो जाएगा। कैसे, जोड़ के देखिए दोनों को ना, वही हो जाएगा, 100 हो जाएगा मिलकर। ये बॉयज हो गए। छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.5%। छात्र जितने थे लड़के, लड़कों का 75%, इसका 75% क्या होते हैं, और लड़कियों का 62.5% सफल हो जाते हैं, 62.5%, ये सफल हो जाते हैं। ठीक है, सफल इसका भी हुआ और सफल इसका भी हुआ। अब कह रहा है कि जो 342 छात्राएं असफल हुई, इनमें लड़कियों का 300, मतलब इनमें अगर आप खुद समझेंगे, इसका जो है अगर 62.5% सफल हुआ है तो इसका 37.5% असफल हुआ है, असफल हुआ है। और यह असफल की संख्या आपको दे रखा है, असफल की संख्या दे रखा है। तो हमसे कह रहा असफल छात्रों की संख्या आपसे पूछ रहा है, पूरे स्कूल में जो असफल छात्र थे उनकी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो असफल छात्र कितने थे ये हमको बताना है, डिक्लेयर करके बताना है। समझ रहे हैं। आइए मैं आपको कंफर्म करता हूँ इस सवाल की। थोड़ा वर्डिंग हम भिन्न से करेंगे, थोड़ा हम नंबर से यूज करेंगे, तो ज़्यादा हमें समझ में चीज़ें आएंगी और आराम से आप लोग कर भी लेंगे। जैसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो 37.5 है, दरअसल मैं आपको बताऊँ यह 3/8 होता है। अब आप कहोगे सर कहाँ से खोज के लाएं। ये तो हम 12.5 का 3 गुना कर दीजिए, 12.5 का मान 1/8 होता है, अगर जो पढ़ा हो जानता है। अगर यह आपका 37.5 है तो आपको बता दूं यह 100 है। सुनिएगा, ये 37.5 में कितना होगा पता है, 3 है, और 62.5 में कितना होगा पता है, 8 होगा, 5 होगा। 3 5 मिलकर के 8 है। ये समझिएगा, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। इसी का तो मतलब अगर देखा जाए तो ये बेसिकली, अगर हम कह दें ना, ये दोनों जुड़ करके ही तो 100 होते हैं। तो आप अगर 8 में 3 इतना है ना, तो 5 ए वाला हिस्सा होगा, 5 ए वाला हिस्सा। मतलब अगर आप इसको 3/8 कह रहे हैं तो इसको आप 5/8 कहिए। समझ रहे हैं।
और 3 75% सबको पता है 3/4 होता है। सबका हर नोटिस करिए, 8 है, 4 है, 4 है, ऐसी संख्या जो 8 से कटे, ऐसी संख्या सोचिए जो 8 से कटे, तो 8 ही हो सकता है अगर सोचा जाए तो। ले ले 8, चलो 8 ले लेते हैं। 8 अगर कुल छात्र थे, 8 अगर कुल छात्र थे, थोड़ा चाहे तो बड़ा आप कर सकते हैं, 8 दूना 16 ले सकते हैं, 80 ले सकते हैं, 8 ही ले लिया, देखते हैं अगर दिक्कत होगी तो सोचा जाएगा। 8 में गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, तो 37.5 थे, 37.5 का मतलब 3 है ना, 37.5 का मतलब क्या है, 3 है। थोड़ा सा आपको और बड़ा लेना पड़ेगा आंकड़े, जैसे कि 8 8 64 टाइप कर लेते हैं, बाकी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब करने को किसी से भी आएगा, लेकिन थोड़ा आसान हो जाएगी चीज। 64 ले लिया, जैसे 64 हमने माना कुल थे अपने पास, ठीक है, 64 अपने पास कुल थे। आइए ट्राई करते हैं। अब क्या करेंगे, 37.5 का मतलब 3/8, तो 3/8 का मतलब कितना हो जाए, 8 8 64, 4 3 12, ठीक। देखिए फिर से, 8 से 3, 8 8 64, 8 3 24 होगा भाई, 12 क्यों होगा, 24, वही मैं कह रहा कम लग रहा था। 24 गर्ल्स थी और 40 क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएंगे, 40 बॉयज हो गए, सही है। छात्रों का 75%, अब 75 का मतलब 3/4 होता है, 3/4 ये पास होते हैं। 3/4 का मतलब 4 दहम में 10 या 30, 30 पास हो गए। तो कितने फेल हो गए बताएं, फेल कितने हो गए, 10, फेल हो गए 10, सही है। आगे बढ़ता हूँ, इसमें इसकी संख्या की बात किया जाए, इसमें भी 62.5% लड़कियां, देखिए लिखा होगा छात्राओं का 62.5, 62.5 मतलब 5 बटे लिखा होगा 8, 8 3 24, 3 5 15, 15 पास हो गए, तो फेल कितनी हो गई, 9, 9 फेल है। अब आपसे सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि असफल सफल 342 छात्राएं फेल होती हैं, 342 छात्राएं फेल होती हैं, तो 9 की वैल्यू कितनी है बताइए, 9 की वैल्यू यहां पर आपकी 342 हो जाएगी, 9 का मान 342 कर दीजिए। सवाल पूछा क्या है बताइए, कह रहा है कि असफल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, जो छात्र टोटल असफल हुए हैं उनकी संख्या हम लोगों को बताना है, ये हमको डिक्लेयर करके बताना है। तो आइए देखते हैं, हम लोग समझते हैं असफल छात्र, जैसे इसकी संख्या बतानी है तो इसको आप 10 कर दीजिए और कोई बात नहीं, 9 से काटिए, 9 त्रिक 27 होता है, ठीक है, 9 त्रिक 27, 7 9 8 72 होता है, इसको 10 से गुणा करें 380 आ जाएगा। तो असफल छात्र कितने थे टोटल, 380, डायरेक्ट तुलना करके बता सकते हैं। बाकी तो आपने देख ही लिया प्रोसेस, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसको अगर आप ऐसे सोच पाएंगे तो आसान होगा, बाकी नहीं तो करने को तो आंसर तो आएगा ही, चाहे जैसे आएगा, बाकी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, समझ लीजिएगा। -2/3 और 1/2 के बीच दो संभव परिमेय संख्या। अब देखो इसको अगर ऐसे लाइन पे सोचो, तो ये है आपका 0 और ये है -1 और ये है -2, -1 सॉरी +1, यहाँ पर कहीं -2/3 होगा और यहाँ पर 1/2 होगा। जो इससे बड़ा हो, जो इससे छोटा हो, वही मान हमको सोचना है, ठीक है। अब जैसे आपका 2/6 का मतलब 1/3 होता है, 1/3 होता है, इसको ऑप्शन से ही कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं। 1/3 इससे कम तो आया, बट 3/5 अगर देखो तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 0.6 होगा और जबकि 1/2 0.5 होता है। -2/6, अब -2/3 है, -2/6 कहाँ जाएगा पता है, ये -1/3 हो गया। -1/3 आपका कहाँ रहेगा, आप समझ लीजिएगा, -1/3 इसके जैसे हम, होता क्या है आपको मैं बता दूं, वैल्यू देखो ऐसे, मतलब हमको चाहिए इससे छोटा, मतलब इससे मतलब बेसिकली होता है बड़ा, लेकिन नंबर के हिसाब से चलिए। अगर हम इस ऑप्शन पर हैं जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे -2/6 है, तो -2/6 का मतलब भैया -2/3 है, माइनस मतलब -1/3 है। अगर आप इसको कैलकुलेशन की बात करिए तो -1/3, मैं आपको ऐसे बता दूं, ये -3.3333 ऐसे होगा, और जबकि इसकी बात करिए 0.66 की बात होगा, तो होगा तो इधर ही ना, ये बिल्कुल होगा, ये सेट हो रहा है, और 2/6 तो इसके अंदर है ही है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको देखिए, अगर यह इसको सोचे 4/6 2/3 होता, उसके ऊपर चला जाएगा, तो बी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हैं -2/6 और 2/6, तो यह द करेक्ट आंसर बन रहा है, इसके लिए राइट सोल्यूशन हो रहा है, सही आंसर है। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, पिता पुत्र का 5 गुना है, लेकिन 15 वर्षों बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुना रह जाएगी। ये बहुत बढ़िया सवाल होता है, हमेशा अक्सर पूछा जाता है। जो हमें जानकारियां उम्र की दी जाती हैं वो वर्तमान की होती हैं, फादर है सन है। पिता पुत्र का 5 गुना है, ये 5 है, तो ये कितना है, 1 है। लेकिन 15 साल बाद, आज के 15 साल बाद देखिए क्या स्थिति होती है, 15 साल बाद पिता पुत्र का 2 गुना रह जाएगा, 2:1 हो गया। सवाल क्या पूछता है, पिता की उम्र क्या है, पिता की उम्र देखिए कैसे निकलेगा,
पिता की उम्र निकालना, पहले यहाँ से यहाँ तक का गैप देखिए कितने साल का है, 15। ये गैप देखिए सेम अगर है, क्योंकि ये गैप जो 15 पिता के साथ है वही पुत्र के साथ भी होगा, तो रेशियो का गैप भी सेम ही रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो अगर नहीं है तो उसको अपने को करना पड़ेगा। कैसे, सुनिएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4, और इसका डिफरेंस कितना है, 1। आप 1 से यहाँ गुणा करो जो करने की जरूरत नहीं है, और 4 को यहाँ से गुणा करो जो करने की जरूरत है। 4 दूना 8 होगा, 4 1 4। अब देखिए 5 में 3 जुड़कर 8 होगा, 1 में 3 जुड़कर 4 होगा। 3 बराबर आप 15 कर दीजिए, 1 बराबर 5 होगा, 1 बराबर 5। सवाल कहता है पिता की उम्र क्या है, तो वर्तमान ही पूछ रहा है, तो 5 बचे कितना हो जाएगा बताएं, 25, क्योंकि वर्तमान में पिता 25, 5 है ना, तो 1 बराबर 5 है, तो 5 बराबर कितना भाई, 25। तो 25 राइट सोल्यूशन हो जाएगा बी ऑप्शन, पिता की वर्तमान उम्र। सही है, यस। नीलू 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती, 1 रुपया में उसको 2 नींबू मिलता, और 3 रुपए में 5 की दर से बेचती है, उसका लाभ। यहाँ पर हमेशा ऐसे सवालों में संख्या लिखा करिए और दाम लिखा करिए। उसने 1 में 2 नींबू खरीदे हैं, ठीक, खरीदते समय, और जब बेचने लगी तो क्या किया, 3 रुपए में 5 बेचा है 3 रुपए में। ऐसे सवालों का लाभ हानि तभी कंपेयर होता है जब संख्या सेम होती है। संख्या देख रहे हैं ना आप, कैसे सेम होगी बताइए। संख्या मतलब इस वैल्यू को, तो इसको 5 से गुणा कर दें ये वाला, और इसको 2 से कर दें। 5 दूना 10 और 2 पंचे 10, देखिए संख्या बराबर, यस। 1 पंचे 5, 5 में खरीदा 6 में बेचा, तो 1 बढ़ गया, 1 का फायदा है किस पर, 5 पर। 1 गुणे 100 बटे 5 करें, 5 भी सामने 100, 20% का फायदा है, 20% का फायदा, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन। 20% का फायदा दिख रहा है आपको, करेक्ट आंसर होगा। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या तो अंग्रेजी या दोनों लेता है, या तो हिंदी पढ़ता है तो अंग्रेजी पढ़ता है, या कोई ना कोई एक चीज जरूर लेता है, या दोनों लेता है। 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2 अंग्रेजी लेते हैं, ऐसे आंकड़े पूछे जा रहे हैं। यदि विद्यार्थियों कुल संख्या 500 है तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। आइए ट्राई कर लेते हैं, एकदम इजी सवाल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। वेन डायग्राम से हल होगा, ये जान गए होंगे आप लोग। देखिए ये है, ये हिंदी वाला गोला बना दिया और ये अंग्रेजी वाला गोला बना दिया, करेक्ट। एक कॉमन हो गया, दोनों, ये दोनों हैं, ठीक है। हिंदी कितना है बोलिए, हिंदी 50.8 और अंग्रेजी बोलिए 64.2, करेक्ट। ए है दोनों, यन। तो ओनली हिंदी की बात करिए, ओनली हिंदी तो 50.8 माइनस एन, ओनली अंग्रेजी 64.2 माइनस एन। इन तीनों को जोड़िए और 100 के बराबर करिए, क्योंकि परसेंट की बात है, 100 के बराबर करिए, करेक्ट है, 100 के। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कुछ मत करो, करके एन का मान निकालना मतलब इसको काटना पीटना। काटना क्या, ये दोनों खत्म होंगे। 50.8 भाई नियम के हिसाब से देखो, अगर इसको खत्म कर दो, 50.8 प्लस 64.2, 64.2 माइनस एन बराबर 100, ठीक है। एन उधर जाएगा, 100 आगे घटेगा, 8 2 10, ठीक है, 4 1 5, 6 5 11, 115, 115 में से 100 घटा दीजिए तो 15% होगा। 15% दोनों है, 15% दोनों है। अब आप समझो, अगर पूरी आंकड़े 500 थे तो 500 का 15% कितना होगा, 15/100, 15 पचे 75, 75 राइट सोल्यूशन होगा, सी ऑप्शन। सही है, यस। आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित का मान बताएं, बहुत ही आसान सवाल होता है, बहुत ही ओरल होता है, क्लियर। बेसिस सेम होती हैं तो पावर जुड़ जाती है, तो पावर भी जोड़ने से पहले पावर का भी कुछ काम तमाम करना होगा। एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, करेक्ट है। ए सी, अब देखो जो जो खत्म हो जाए समझते चलिएगा। ए बी माइनस ए सी है, बी सी माइनस बी ए है भाई, ये वाला देखिए मैंने गलत लिखा, तभी तो तुरंत पकड़ में आता है। बी सी माइनस बी ए है, ठीक है। सी ए माइनस बी सी है, देखो लिखा था, मिस्टेक था। सी ए माइनस कितना होगा, बी सी होगा, करेक्ट। अब देखिए काटिए, ए सी से गया, बी सी से जाएगा और ए सी जाएगा, एक्स की पावर 0 होगा, जिसका मान कितना आएगा, 1 होगा, बी ऑप्शन। किसी की पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। राइट सोल्यूशन कितना होगा, 1। अगले सवाल पर, खत्म। किताब खुल गई, देख सकते हैं आप लोग। बाकी सेशन कंप्लीट है, टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन किए रहिएगा। प्रैक्टिस सीट और सारी पीडीएफ फॉर्म आपको मिलते रहेंगे। अपनी डिमांड फीडबैक जरूर रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।